क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशंस। मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा, इस टॉपिक से जो है 2 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए और क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड ही होता है। क्लियर? तो जहां एनसीईआरटी के बियॉन्ड समझना है वहां हम बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जाकर भी पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर के दौरान कई चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, उनको भी आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है उनको भी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इन 2 प्रश्नों का, कुछ प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। नंबर 1, आप बताइए, आपके सामने एंटीबायोटिक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 2 बड़े एस्पेक्ट पर बात किया था। एक देखा था हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बात किया था, सेकंड बात किया था हमने किसके बारे में बेटा? एंटीबायोटिक्स के बारे में। क्लियर? आपको बताना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे मिलता है हमको के? और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हमको किससे मिलता है? और नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, उनका नाम बताना है आपको के। याद रखिएगा, आपको बताना है कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक हमको, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर? ठीक है। फिर आपको बताना है फ्लोरी जो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, आपको बताना है फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? कि व्हाट वाज द पर्पस, क्या पर्पस था नोबेल प्राइज का? ठीक है, और विच ईयर, किस ईयर ये मिला था? ठीक है, आपको बताना है। क्लियर? आपको बतलाना है कि फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को जो है वो नोबेल प्राइज किस सन में मिला था और किस कारण से मिला था। क्लियर? चलिए, आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल की। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे, कि मनुष्य के लिए माइक्रोब्स कैसे काम के हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, जिनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। ये वो केमिकल है जिनका बड़े पैमाने पर अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जिनको बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये एंजाइम कई जगह पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार इलाज करने में, बीमारियों का इलाज करने में भी इनका हम यूज करते हैं। फिर बात करेंगे हम बायो एक्टिव एजेंट्स के ऊपर, बात करेंगे कि ऐसे कौन से बायो एक्टिव एजेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका उपयोग हम जो है वो बीमारियों के इलाज में करते हैं और जो माइक्रोब से हमको मिलते हैं। चलिए देखिए, हम इतना जानते हैं कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। हमें इतना पता है कि अभी तक हम माइक्रोब्स का, जब हमने हाउस होल्ड वाला बात किया था, हमने कहा था कि चीज के प्रोडक्शन में माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, दूध से दही के परिवर्तन में माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है? क्लियर? कई सारी फर्मेंटेशन एक्शन जो होती है, इडली बनाने के दौरान होता है, तो उसमें भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? फिर हमने देखा था कि अल्कोहल इंडस्ट्री में, बेकरी में, जो बेकरीज होती है, ब्रेड बनता है, वहां भी हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब का यूज करते हैं। कई एंटीबायोटिक हमको सॉइल बैक्टीरिया से मिलते हैं, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया से मिलते हैं हमको। के पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो एक फंजाई से डिस्कवर किया गया था, पेनिसिलियम नोटिटम से डिस्कवर किया गया था, और कमर्शियल प्रोडक्शन उसका पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम से किया गया। खोज करता था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर सॉइल बैक्टीरिया बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक हमको देते हैं। सबसे फेमस एंटीबायोटिक में से स्ट्रेप्टोमाइसिन, सैलमन वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर?
अब सुनिए बात इसके, क्या इसके अलावा और भी एस्पेक्ट है? तो मैंने आपसे कहा ना बेटा, कई तरह के जो है ऑर्गेनिक एसिड हुए, कार्बनिक अम्ल हुए, कई तरह के एल्कोहल के जो है वो एंजाइम्स हुए, एल्कोहल्स हुए, उन्हें बनाने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि आप देखिए एल्कोहल के बारे में तो हम डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे कि एसिड्स के बारे में, स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में, एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ एल्कोहल दिखाई पड़ रहा है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। दूसरा दिखाई पड़ रहा है आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको क्लियर कर दूं बेट के, ये जो इंजेक्शन दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के, ये हार्ट अटैक के केस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक होता है ना, तो हम लोग उसको, पेशेंट को जो है वो थ्रोम्बोलाइज करने के लिए हम उसके ब्लड का जो क्लॉट जो है, जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया होता है, क्या होता है जनरली हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। क्या होता है कि हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहां पे कहीं पे प्लाक जमा जाता है, या एक जो है वो प्लाक बन जाता है जो कि आर्टरी को नैरो करता होता है, ब्लॉकेज करता है और कभी कभी कंप्लीट ब्लॉकेज करता है। ठीक है, कई बार प्लाक रप्चर ने बॉडी के किसी हिस्से में प्लाक बना और वो रप्चर होकर कोरोनरी आर्टरी में जाकर फंस जाता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो ऐसे प्लाक को डिसॉल्व करने के लिए, कि ऐसा प्लाक जो इंजेक्शन लगाया आपने, लगाने के साथ ही वो क्या करेगा, जैसे ही ब्लड में जाएगा तो वो जहां पे कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया गया है, यहाँ पे प्लाक प्रेजेंट है, उसको वो डिसॉल्व करेगा तुरंत, और उससे ब्लड का फ्लो फिर से चालू हो जाएगा। ये सब कुछ बड़े जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इन्हें कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट के, कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक के केसेस में शुरू का 2 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइज करना बोलते हैं उनके। तो वास्तव में थ्रोम्बोलाइज का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बस का मतलब होता है बेटा ऐसा थक्का, जो ब्लड का क्लॉट होता है ना वैसा थक्का, उसे थ्रोम्बस बोलते हैं उनके। उसको डिसॉल्व करना थ्रोम्बोलाइज करना कहलाता है, और उसके लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज आल्सो माइक्रोब से मिलता है, लाइफ सेविंग है, जीवन को बचाने वाला इंजेक्शन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो सिरका है, जो नॉर्मली हम जो विनेगार इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार की डिशेस में, अलग अलग प्रकार की जो है वो सॉसेस के दौरान यूज करते हैं, सॉसेस में यूज करते हैं हमके। आपने देखा होगा किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो प्याज जो होता है वो कई बार सिरके में डूबा होता है, रेड कलर का ऑनियन होता है जो सिरके में डूबा होता है। कई जगह पर सिरके का इस्तेमाल जो है वो अचार में भी करते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है, दैट इज जो माइल्ड एसिटिक एसिड है, वो बेसिकली विनेगार होता है, उसका प्रोडक्शन भी करते हैं हम। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने आपसे कहा ना कि यहां पर आप जितनी चाहे उतनी लंबी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू बुक में आपको भर भर के जानकारी मिलेगी, लेकिन वो एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में वो जानकारी आएगी जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, इसलिए एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन पहली प्रायोरिटी पर याद होना चाहिए, चाहे कुछ याद रहे चाहे ना रहे, पर एनसीईआरटी में जो लिखा है वो भूलना नहीं है आपको। ठीक, फिर एनसीईआरटी के अलावा जो रेस्ट ऑफ द कवरेज करने के लिए क्या करना है आपको, लेक्चर के दौरान जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही है उनको भी नोट करना है, और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट पढ़ना है बेटा। पढ़ा करो यार, है ना। देखो हम बहुत आपको बता दो, हम कई किताबों को पढ़ते हैं फिर निकालते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालते हैं, और आप पढ़ते भी नहीं उसको, तो हमको बुरा लगता है। ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा तो बायोमेंटर्स का रिजल्ट भी एनहांस होगा। चलिए, तो बात करते हैं हम ऐसे माइक्रोब की जो एसिड प्रोड्यूसर है, विच आर द सोर्स ऑफ द कमर्शियली यूज्ड एसिड के, एंड जो एसिड के सोर्स है। ये एसिड कोई मामूली एसिड नहीं है, इन एसिड का बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू होता है, बड़ा इनका जो है वो कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन हम बात करते हैं, एक होता है बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, ये एस्परजिलस नाइजर नाम की फंजाई से मिलता है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट भी है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर के, कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नाम की फंजाई से मिलता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नाम की फंजाई से मिलता है। एसिटिक एसिड किससे मिलता है? तो एसिटिक एसिड एक बैक्टीरिया से मिलता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिडी। क्लियर? एसिटिक एसिड जो होता है वो एसिटोबैक्टर एसिडी से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। फिर ब्यूटारिक एसिड किससे मिलता है?
ब्यूटारिक एसिड मिलता है हमको क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। याद रखिएगा ब्यूटारिक एसिड का इस्तेमाल हम रेटिंग ऑफ फाइबर में भी करते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर में भी करते हैं। अब ये रेटिंग ऑफ फाइबर क्या होता है, ये साइटोलॉजी में पढ़ाया हुआ आपको मैंने कहा था आपसे कि जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है वो मिडिल लेमिला से, वो स्ट्रॉन्ग मिडिल लेमिला से आपस में जुड़ा होता है। यदि आप मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर दोगे तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो कि प्लांट फाइबर होते हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हो। तो प्लांट फाइबर को अलग अलग करने को हम रेटिंग ऑफ फाइबर कहते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो एसिड जो है वो मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करते हैं। लेकिन यदि वहां पर आपने क्लोस्ट्रीडियम एसिडोब्यूटारिकम ग्रुप किया है तो ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा और उससे आप जो है वो रेटिंग ऑफ फाइबर कर सकते हैं। ठीक है, फिर लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, मिल्क बैक्टीरिया होता है। तो इसका मतलब ये कि वन ऑफ जो कमर्शियली इस्तेमाल किए जाने वाले कई एसिड हैं, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से मिलता है। यही याद कर लो और आंखें बंद करके 3 बार दोहरा लो बेटा के, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से मिलता है। एसिडिक एसिड जो है एसिडोबैक्टर एसिडी से मिलता है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से मिलता है और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है। क्लियर? अब देखो जो एसिटोबैक्टर है, नाम से एसिटोबैक्टर एसिडी, एसिटिक एसिड समझ जाओगे। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड समझ जाओगे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड समझ जाओगे। इसलिए एग्जामिनर इन तीनों को कम पूछता है, इन तीनों को कम पूछता है। वो किसको पूछता है अधिक? इसको पूछता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सिट्रिक एसिड और एस्परजिलस नाइजर दोनों के नाम में फर्क है कि दोनों के नाम में कहीं पे भी सिट्रिक एसिड रिफ्लेक्ट नहीं होता। समझ गए ना? अरे भाई एसिटोबैक्टर एसिडी मतलब एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। याद कर लोगे फटाफट, आप भूलोगे नहीं। और आप नहीं भूलोगे तो फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है भाई? एग्जामिनर तो यही चाहता है ना कि तुम भूल जाओ और वो पूछे, तब तो उसकी जीत होगी। ये तो वॉर है, ये तो वॉर है। ठीक है, और वॉर में हमको जीतना है, तभी तो हम कमांडो हैं। समझ गए ना? ये इंटेलेक्चुअल वॉर है, इसलिए तो आप कमांडो है। चलिए, तो हम समझ गए क्या पूछेगा, क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से मिलता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा होता, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता होता, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किससे मिलता है? एसिटोबैक्टर ज़ैलिनम और एसिडोबैक्टर सब ऑक्सीडेंट से मिलता है। ये लिख लीजिए कि ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है, याद रखना है आपको के। तो एसिटोबैक्टर जो है वो किससे मिलता है? एसिडोबैक्टर ज़ैलिकम और एसिडोबैक्टर सब ऑक्सीडेंट से एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। ठीक है, इटेकॉनिक एसिड जो है एस्परजिलस इटेकॉनिकस और एस्परजिलस टेरियस से मिलता है। ठीक है, ये दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन दी मेडिसिनल फॉर्मूलाज के। तो इटेकॉनिक एसिड जो है एस्परजिलस इटेकॉनिकस से और एस्परजिलस टेरियस से मिलता है। और एसिटिक एसिड हमको मालूम है एस्परजिलस जो एसिडोबैक्टर एसिडी से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा एस्परजिलस का ये फंजाई है, ये दिस इज ए फंजाई, एस्परजिलस इज ए फंजाई, एसिडोबैक्टर इज ए बैक्टीरिया। ठीक है ना? और ये भी क्या है बेटा? ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्परजिलस इज ए फंजाई। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं ईस्ट। तो एसिड के बारे में देखा हमने, हमको 50 एसिड की लिस्ट याद नहीं करनी है। क्योंकि मैंने किसी बच्चे ने बताया कि सर मेरे पास एक एमसीक्यू बुक है, उस एमसीक्यू बुक में तो लाइन से 20-25 एसिड दे रखे हैं, उनके माइक्रोब के नाम दे रखे हैं। मैं कहता हूं पिछले 15 साल का, चलो 20 साल का पेपर उठा के देख लो, एक भी आया उसमें से? यदि उसमें से एक भी नहीं आया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी खराब किस्मत है कि इस बार आएगा उसमें के? ऐसे ऊर्जा का व्यर्थ में बर्बाद नहीं करो, एनर्जी को सही जगह। आपको 20 एसिड की लिस्ट याद करने से अच्छा है कि भैया फिजिक्स का एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को लगा के देख लो। ठीक है, फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ लो। सब अकेला बायोलॉजी रटने से काम थोड़ी ना बनेगा, है ना? रटना नहीं, बायोलॉजी समझना है, पर कई बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं करना है ना। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं आपसे, जो बता रहा हूं बस वो याद रखो, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। यही क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है, यही सिलेबस है क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम के लिए। चलिए अब ईस्ट, साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इट्स ए फंजाई, ये एक फंजाई है। इट्स ए यूनिसेल्ड फंजाई, एक कोशिका वाली फंजाई है। ठीक है, इट्स ए फंजाई रिप्रोड्यूस बाय दी बडिंग, बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। ये सब चीजें अब कनेक्ट हो गई, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर इसका जिक्र किया गया, तो वो भी यहां पे आ गया। ठीक है, तो ईस्ट एक फंजाई होती है, यूनिसेल्ड फंजाई होती है, बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है, साइंटिफिक नेम इसका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होती है। और चलो इसको हम क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं। इट्स मेंबर ऑफ फंजाई की फैमिली एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है।
ठीक है, रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये एस्कोस्पोर को भी प्रोड्यूस करेगा, एक बार में 4 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है ना कनेक्शंस, ये दिमाग में रहना चाहिए। जब आप कोई चीज का जिक्र आता है और उसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ईस्ट एक फंजाई है, यूनिसेल्ड फंजाई है, बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा इसलिए एस्कोमाइसिटीज में आता है, और एक बार में 4 एस्कोस्पोर इसके अंदर बनते हैं, 8 नहीं 4 बनते हैं इसके अंदर, और ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका, ठीक है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या, C2H5OH, इथेनॉल इज एल्कोहल, ठीक है, जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक। तो देखिए, और इथेनॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ द आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट करता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, इट्स ए 2 स्टेप प्रोसेस के। सबसे पहले देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस होता है ना, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, एंड देन पायरुविक एसिड के बाद डिसाइड होता है। मान लीजिए पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो CO2H2O बनेगा, एनर्जी बनेगी, तब अल्कोहल नहीं बनेगा। लेकिन जब पायरुविक एसिड जो है उसका एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब उसका वायवी ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो पहले पायरुविक एसिड का परिवर्तन, पहले पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा एसिडल्डिहाइड में। किसमें होगा बेटा? एसिडल्डिहाइड में। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, एसिडल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, तो 1 कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। छोटी छोटी बातें याद रखिए कि मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहां पर एंजाइम क्या हो गया? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। छोटी छोटी बातें छिपी हुई हैं, ये हिडन बातें हैं, ये दिमाग में रखना है कि आप ये मत सोचो कि स्टेटमेंट रट लोगे तो एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने। स्टेटमेंट रटने से एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते हैं, उसको स्लाइसिंग कर देते हैं बुरा के। मैंने क्या कहा आपसे कि जो एल्कोहल प्रोडक्शन इथेनॉल जो बनता है ईस्ट से, वो 2 स्टेप वाली प्रोसेस है। पहले पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी उससे, और एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज काम करेगा। और उसके बाद एसिडल्डिहाइड का क्या होगा? एसिडल्डिहाइड का उसके बाद हम मिलते हैं कि उसके एसिडल्डिहाइड से जो है वो क्या करेंगे, एसिडल्डिहाइड का हम जो है वो उसमें हम जो है वो उसका रिडक्शन करेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन को उसमें हम ऐड करेंगे। देखिए NADH आया, उसने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दिए, इसको कन्वर्ट कर दिया, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज काम करेगा। यहाँ पे एंजाइम जो होगा वो एल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज के ये यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे इसका बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे NADH ने क्या किया? एसिडल्डिहाइड को रिड्यूस किया, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, प्रोटॉन दिया उसको उसने, और ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये फर्मेंटेशन वाली मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी वाला हिस्सा जिसको हमने यहाँ पे देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब माइक्रोब जो होते हैं उनका उपयोग बेटा हम जो है वो एंजाइम के प्रोडक्शन में भी करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम के। अब आप बोलोगे सर ये एंजाइम कहां है? तो मैंने कहा ना स्ट्रेप्टोकाइनेज, एज लगा है मतलब एंजाइम, सरनेम एज है मतलब एंजाइम है वो, समझ गए, ठीक है। जैसे देखिए, अब मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि टीवी पे ऐड आता है, विज्ञापन आता है एरियल का, रिन अल्ट्रा का, हेंको का, और पतंजलि वाले बाबा भी ऐड देने लगे आजकल। तो आप देखेंगे कि एरियल दावे के साथ बोलता है। अब देखो दावा के जब शूटिंग होती है ना, तो मैंने बॉम्बे में रहता हूं, मैंने शूट भी देखा हुआ है, वो बिल्कुल नई शर्ट को पानी से निकाल के दिखाते हैं कि एक शर्ट दाग लगी होती है। अब वहां पे कौन धो रहा है शर्ट की? शूटिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे से, तो एक शर्ट गंदा दिखाया, ये देखिए दाग लग गए, उसके बाद एक शर्ट को निकाला, देखो एरियल में डाला, ये निकाला चमकदार। लेकिन मैं कहता हूं इतना फर्जी दावा कैसे कर सकते हो भाई? लेकिन वो कहते नहीं, हमारे सर्फ का तुम केमिकल एनालिसिस कर लो, उसके अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर है वो तो है ही है, उसके अंदर दाग हटाने वाले केमिकल्स भी हैं। मैंने पूछा कौन से केमिकल है? आंसर आया इनके पास में, देखो दाग किस चीज से लगाओगे तुम? खाना खाओगे, करी गिरा लिया। भाई हम इंडियन है, जब खाना खाने बैठते हैं तो मग्न हो जाते हैं, खाने का स्वाद लेना यही तो भारतीय लोगों का परम कर्तव्य है। अरे आपको तो जितना फूड एंजॉय हम इंडियंस करते हैं ना, कि थोड़ा पानी गिरा, ठीक है, ठंड पड़ रही है, अभी ठंड पड़ रही है, बाहर खिड़की से झांक के देखेंगे, अरे ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आती है मम्मी चाय पीना है अदरक वाली, और बेटा कुछ खाएगा?
पकोड़े शकोड़े हो तो मजा आ जाए, पकोड़े मिल जाए तो पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, है ना, फिर अच्छी मसालेदार छोला भटूरा खा रहे हैं। जब खाने बैठे तो कुछ टपक गया, लग गया यहाँ पे दाग, है ना, तो अब क्या, ऑयल का दाग लग गया, अब वो निकलेगा कैसे? चाय का दाग लग गया, वो निकलेगा कैसे? के तो जो कपड़ों में दाग लग जाते हैं उन्हें निकालने के लिए अब क्या है, डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। हमारा डिटर्जेंट सबसे बढ़िया है, दाग निकाल देगा। आप कुछ मत करो, लिखा होता है उसमें दाग निकालने का तरीका के। अरे मैं भी कई बार घर में जो है वो दाग निकालने का काम करता हूं के, तो ठीक, तो उसमें गाढ़ा पेस्ट बनाइए आप। मैं एरियल का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, है ना, इतना बड़ा आदमी नहीं कि एरियल मुझे लेगा ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, ठीक है। तो क्या किया कि उसको पेस्ट बनाया और उसके बाद जो कपड़े में यहाँ पे दाग लगा उसको लगा दिया और थोड़ी देर रख दिया उसको के, फिर बाद में उसको गला के धो दिया। देखा वाकई में दाग फेंट पड़ गया, अगली बार किया तो दाग निकल गया। सेकंड तरीका है, ड्राई वॉश करा लीजिए आप, ब्लीच कर देगा वहां पे वो कपड़ा। ब्लीच करने पे कपड़ा जो है वो भी दाग निकल, लेकिन वो एक बड़ा टेक्निकल तरीका है, उसके लिए आपको ड्राई क्लीनिंग का पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा के। तो अब ये दाग कैसे निकला? दरअसल होता यह है कि इन डिटर्जेंट के अंदर जो है वो लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? जो तेल के धब्बे लगे, तेल के दाग लगे, उस तेल को वो डाइजेस्ट कर लेगा वो, ओके। तो धब्बी तेल जब ऑयल जो धब्बे में प्रेजेंट था वो तो एक स्पॉट बन गया था, ऑयल चिपक गया था पर उसको डाइजेस्ट कर लिया तो दाग निकल गया। फिर शर्ट को और सफेद शर्ट निकाला तो शर्ट में एमाइलेज का इस्तेमाल करेंगे, तो एमाइलेज क्या करेगा, शर्ट कॉटन का शर्ट है, कॉटन का व्हाइट शर्ट है, तो एमाइलेज क्या करेगा, उसका एक लेयर निकाल देगा ऊपर से, ऊपर का जो लेयर पुराना पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, उसको वो निकाल देगा, तो शर्ट आपको अधिक सफेद दिखाई देगा, है ना। ऐसी सफेदी कि आप चौंक जाएं, एंजाइम से आती है। किससे आती है? और वो एंजाइम माइक्रोब से मिलता है। चलिए ठीक है, तो लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। और इस लाइपेज का सोर्स क्या है? कैंडिडा फंजाई, एस्परजिलस फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई, ये ऑल आर फंजाई, ये फंजाई के जो कि लाइपेज प्रोवाइड करते हैं। कैंडिडा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये लाइपेज प्रोवाइड करते हैं और इस लाइपेज का इस्तेमाल हम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में करते हैं और इससे हम ऑयली स्टेन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि डिटर्जेंट में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखो, थोड़ा सा बियॉन्ड एंजाइटी जाके बात किया, मैंने कहा कि जो प्रोटीएज होता है, जो प्रोटीज एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो खून के दाग, ब्लड के स्टेन लग गए, एक का स्टेन लग गया है, दूध का स्टेन लग गया है, ठीक है, घास का दाग लग गया है या मीट का स्टेन लग गया है, तो ऐसे स्टेन जो होते हैं, जो प्रोटीन रिच स्टेन है, वो क्या है बेटा, उसको हटाने के लिए जो है वो प्रोटीएज काम करता है, ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सब में मेरे से आप पूछेंगे कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं बोलूंगा आपसे कि मुझे जो पर्सनली जो डिटर्जेंट पाउडर मैं घर में इस्तेमाल करता हूं, दैट इज दी हैंको, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और ये वास्तव में इफेक्टिव है। ये पहला हैंको मुझे लगता है पहली कंपनी रही होगी इसने एंजाइम्स को डिटर्जेंट में डाला उसने, ठीक है, मुझे यहां तक लगा, क्योंकि मैंने जब से इसको लेना शुरू किया कई साल हो गए और मुझे, मैं इसी मतलब मेरे घर में एरियल, रेन सब आता रहता है, लेकिन मैं आपको तो मैं आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर जो है वो उसकी जिंदगी आम कैसे होती होगी, ठीक है, मतलब हम लोग भी तो आम लोग होते हैं, डॉक्टर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। आई मैनेज माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी बेटा, मैं आपसे शेयर करूंगा 2 मिनट के, बोर ना होना, 2 मिनट बोलूंगा आपसे मैं। लाइफ में मैंने एक चीज सीखी है कि जितना कम डिपेंडेंट रहोगे, जितना अपना काम स्वयं कर पाओगे, उतना लोगों से शिकायतें कम होंगी आप। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, जब मुझे चाय पीनी होती है, किचन खाली होता है, यदि कोई नहीं है कुक तो मैं अपनी चाय किसी को बोले बगैर खुद बना के पीता हूं। मुझे यदि भूख लगी होती है, मुझे खाना अच्छा पकाना नहीं आता, भूख लगी होती है, लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त है कि कोई कुक नहीं है यहाँ पे, वाइफ ने तो वर्किंग है, भारतीय आई है, आई नेवर एक्सपेक्ट कि वो ऑफिस से आके मेरे लिए खाना बनाए थे, वो सब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं जो फूड इजीली कुक हो सकता है, रेडी टू ईट मील होता है, वो इस्तेमाल करता हूँ, मैं फ्रूट्स इस्तेमाल करता हूँ मैं। पर आई नेवर कंप्लेंट अबाउट दीज स्मॉल इशूज टू एनीबडी, कि मैं कंप्लेंट करूँ कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि जिंदगी कंप्लेंट बॉक्स बन जाएगी। मुझे जो कंप्लेंट करता हूं अपने स्टाफ से बोलता हूं कि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को तुमने पूरी तरीके से क्यों नहीं निभाया, तुम्हारे काम में कमी क्यों है,
क्योंकि तुम में तुम्हारे काम में कमी है, मतलब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो तुम मतलब इस काम को बोझ समझ के कर रहे हो, और काम को बोझ समझ के करोगे तो कभी तरक्की नहीं करोगे आप। और आप यदि हमारे साथ जुड़े हुए तो आपको तरक्की करना है, और उसके लिए आपको काम को एंजॉय करना है। मैं सारे स्टाफ से ही बोलता हूं। तो मैं अपने कपड़े खुद ही मैनेज करता हूं, इसलिए मेरा डिटर्जेंट पाउडर अलग होता है। मैं वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, हालांकि मतलब कपड़े मतलब आपके दिमाग में इमेज आ गया कि गीतेन सर कपड़े को पोटली में बांध के नदी के किनारे गए होंगे, वहां पे उन्होंने कपड़ा धोला। नहीं भैया, इतना वक्त नहीं है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़े डालते हैं, ऑन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, धुल जाता है, फिर दूसरी उस मशीन से निकालते हैं, फिर एक ड्रायर वाली मशीन, बॉम्बे में ड्रायर रखना पड़ता है कि ड्रायर वाली मशीन है, उसमें डालते हैं, फिर घुमाते हैं तो एकदम सूखा कपड़ा बाहर निकल आता है। फिर आयरन वाला आता है, उसको फोन करते हैं, आ जाता है, कपड़े लेके चला जाता है। हाँ ठीक है, बस इतना सा काम है। चलो, तो अभी जो बात चल रही थी यहां पे कि डिटर्जेंट पाउडर, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, आप क्या बता रहे हैं हमको? के एक्चुअली कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जिंदगी में याद रखो हमेशा कि लेस डिपेंडेंसी मोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, मोर इंडिपेंडेंस लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट मोर हैप्पी लाइफ, एंड यू हैव, आपको वक्त मिलेगा दूसरों के लिए बेहतर कर पाने का। दिस इज द लेसन ऑफ इंटायर टॉक। जो भी बोला उसका अंतिम सार यही निकलता है। ठीक है, लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड लिपिड पे काम करता है, और ऑर्गेनिक फैट हुए, ऑयल हुए, पसीने के दाग हुए, लिपस्टिक के दाग हुए, उसको निकालने में ये हेल्प करता है। ठीक है ना, कई कपड़ों पे कभी कभी लिपस्टिक के दाग भी लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है एमाइलेज की बात करें हम, एमाइलेज स्टार्च पे काम करता है, राइस, नूडल्स, पोटैटो, कॉर्न के, तो ये जो है वो इस तरह के जो दाग होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। सेलुलोज जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि इतना सेलुलोज, आप सोचोगे सर डिटर्जेंट में सेलुलोज डाल दिया तो कॉटन का शर्ट, कॉटन में तो क्या होता है 90% ऊपर सेलुलोज होता है कॉटन में, 100% सेलुलोज होता है कॉटन में। जितना अच्छा कॉटन मोर सेलुलोज परसेंटेज। तो शर्ट को भी डाल दिया हमने सेलुलोज वाले डिटर्जेंट में तो शर्ट गायब हो गया। आपने कहा कहां गया शर्ट? डाइजेस्ट हो गया है वो। ऐसा नहीं होता कि वो इतनी मात्रा में होता है कि आपके कपड़े का केवल एक सुपरफिशियल बिल्कुल बारीक लेयर हटा देगा तो कपड़ा आपको सफेद दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है, मल्टीपल टाइम कपड़ा धुलेगा ना तो धीमे धीमे कपड़ा कमजोर होने लगेगा, और कपड़े की भी अपनी एक लाइफ होती है। चलिए, तो आप देख रहे हैं मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स जो कि आपके जिनमें एंजाइम एक्शन होता है, ये एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर? तो हम समझ गए बात को कि एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड फैट एंड यूजली लॉन्ड्री यूज इन लॉन्ड्री लोअर्स द एनर्जी कॉस्ट। के इससे फायदा ही होता है कि आपको ड्राई क्लीनिंग को नहीं देना होता है, बहुत सारा आपका एनर्जी बच जाता है। के और ये एनर्जी कॉस्ट है, ओवरऑल कहा जाता है कि ड्राई क्लीनिंग में बिजली खर्च होती है, बहुत एनर्जी लॉस होता है, और उसके बाद फिर जो है वो पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है कॉस्टली होता है, तो वो सब चीजें बच जाती है इससे। ठीक है, फिर अब देखिए, अब यहां पर बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर हम एक एंजाइम की लिस्ट को देख रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। एंजाइम प्रोड्यूस एमाइलेज किससे बनता है? नेम ऑफ माइक्रोब है एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस नाइजर, बैसिलस सबटिलिस, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम अल्कोहल के प्रोडक्शन में। अल्कोहल के प्रोडक्शन में, अब आप बोलोगे सर अल्कोहल के प्रोडक्शन में एमाइलेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या होता है, अल्कोहल में इंप्योरिटीज आती है, स्टार्च की इंप्योरिटी आती है, तो अल्कोहल प्रोडक्शन के दौरान जो उसमें स्टार्च आ गया है, जो फाइबर्स आ गए, उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज सिरप को तैयार करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर सेलुलोज जो होता है इसको एस्परजिलस नाइजर से मिलता है इनको, इसका भी अल्कोहल और ग्लूकोज प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करता है ये बताइए, ये भी जो अल्कोहल इंडस्ट्री में सेलुलोज के फाइबर को हटाने में रोल प्ले करता है। इन्वर्टेज जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से मिलता है, इसका सुक्रोज इन्वर्जन में और जो है वो चॉकलेट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। पैक्टिनेस जो होता है ये एस्परजिलस से मिलता है, और इसको फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करने के लिए अल्कोहल प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली आप बोलोगे सर अल्कोहल प्रोडक्शन में, क्योंकि अल्कोहल को जब आप देखो, ऐसा नहीं है, अल्कोहल बनने के बाद उसमें कई इंप्योरिटी होती है, तो उन इंप्योरिटी को हटाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर कभी गौर किया होगा आपने, रियल का जूस, बड़ा टीवी में ऐड आता है रियल के जूस का, के बी पॉजिटिव जूस का, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड चल रहे हैं जूसेस के। तो वो जो जूस होते हैं एकदम क्लियर होते हैं। घर में आप जूस निकाले हो तो आपको रेसा दिखाई पड़े, घर के जो जूस होगा, घर में यदि आपने ब्लेंड किया, आपने कोई जूस बनाया ना, तो उसमें आपको बकायदा फाइबर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मार्केट से जूस लेके आओगे उसमें वो फाइबर तैरते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनको जो है वो पैक्टिनेस की हेल्प से उनको डिसॉल्व कर लिया गया होता है उसको, तो क्लैरिफाई, जो जूस को क्लैरिफाई करने में यूज करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो होता है एस्परजिलस नाइजर फंजाई से मिलता है, और इसको भी जो है
फूड, प्रिपेयर्ड फूड में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं इसको, उसको प्रिपेयर्ड फूड में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड इन होम के, यानी जो हम मार्केट से जूस लेके आएंगे क्लियर साफ दिखाई पड़ेगा हमें, बल्कि हमारे घर में जो जूस बनाया गया उसमें हमको फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज बिकॉज बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएस्ट के। तो ये क्या करते हैं, ये जो जूस के अंदर प्रेजेंट जो फाइबर्स हैं, जो इंप्योरिटीज हैं, जो प्लांट जो उसके सेल वॉल जो भी आपने मान लो ऑरेंज जूस बनाया तो ऑरेंज के जो फाइबर्स है उसके वो रह गए, उनको हटाने में रोल प्ले करता है। छानने से बारीक फाइबर नहीं निकल पाते हैं, तो उनको जो है इन एंजाइम के थ्रू उनको हटा लिया जाता है, ठीक है। प्रोटीएस किससे मिलता है, स्यूडोमोनास से मिलता है, पेनिसिलियम से मिलता है, एस्परजिलस से मिलता है, म्यूकर से मिलता है, राइजोपस से मिलता है। प्रोटीएस मतलब प्रोटीन पे काम करने वाला एंजाइम होता है, क्लियर। एनसीईआरटी में जो रखा है बेटा याद रखना अच्छे से। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. चलो ये तो अब बात हुई यहाँ पे कि अभी तक तो बात की हमने फ्रूट जूस को क्लियर करने के बारे में, बात किया हमने जो है वो डिटर्जेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है जो लोग हाई फैट डाइट को लेते हैं, जो लोग जो फिजिकली कम एक्टिव होते हैं, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, ठीक है, जिनका हाई फैट इंटेक होता है, जो अधिक फैट इंटेक होता है, जिनका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड होता है, तो उनको टेंडेंसी होती है कि उनकी आर्टरीज के अंदर जो है, उनके एरोटा के अंदर, आर्टरीज के अंदर उनके जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि एक प्लाक डेवलप होता है, और ये प्लाक जो होता है बेसिकली ये फैट और कैल्शियम के डिपोजिशन से बनता है, यानी फैटी एसिड और कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, उससे प्लाक का फॉर्मेशन होता है। और ये प्लाक क्या करता है, ये आर्टरी को नैरो कर देगा। और बर्नौली का थ्योरम तो हम जानते हैं, बर्नौली का थ्योरम जानते हैं, कहीं लिक्विड से कोई लिक्विड यदि फ्लो कर रहा है, डायमीटर कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, डायमीटर कम करोगे स्पीड बढ़ जाएगा, तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो हार्ट को एक्स्ट्रा लोड का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये प्लाक जो है वो रप्चर कर जाते हैं और इनका टुकड़ा जो है वो कोरोनरी आर्टरी को जाके बंद कर देता है, कि उससे हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए आप देख रहे हैं कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्लाक है, प्लाक बन रहा है, प्लाक रप्चर कर गया है, रप्चर करने से क्या हो गया कि पूरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, और ब्लड का रप्चर किया तो ब्लड का क्लॉटिंग हुआ। जैसे ही प्लाक रप्चर करता है तो वहां पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लाक रप्चर करता है तो बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। प्लाक के रप्चर करने पर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम जो है आर्टरी के अंदर ही एक्टिवेट आता है, और अंदर ही एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब उससे क्या होगा कि वो आर्टरी बंद हो जाती है, तो ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। आप देखिए हार्ट के अंदर ये कहां हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये डिजीज आर्टरी, एक आर्टरी में हो रहा है सट के, क्लियर। क्या हुआ देखिए, है ना, जो प्लाक था, एक कोरोनरी आर्टरी, हम हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली हम आर्टरी देख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, वो आर्टरी हार्ट की मसल के एक हिस्से को सप्लाई कर रही थी, और वो देखिए लिखा ना इसमें कि ये आर्टरी हार्ट के मसल के एक हिस्से को सप्लाई कर रही थी। यहां पे सडनली जो है वो ब्लड सप्लाई रुक गया है, तो ये हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, ये हार्ट मसल मरने लगेगा। कि इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फार्क्शन, इसे बोलते हैं हम इन्फार्क्शन बोलते हैं। चूंकि ये हार्ट में होता है इसलिए इसको बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, कि शॉर्ट में एमआई बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो क्या होता है बेटा कि जो हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो आर्टरी में प्लाक रप्चर किया। प्लाक के रप्चर करने के साथ ही क्या हुआ कि पहले तो प्लाक बना काफी समय तक, अब क्या हुआ कि प्लाक बनने से देखो अब रप्चर क्यों, क्या हुआ आप सोच रहे हो सर रप्चर क्यों कर गया, क्योंकि देखो पहले ये आर्टरी नॉर्मली अपना ऐसा आर्टरी रहा होगा, ये बढ़िया ब्लड फ्लो हो रहा था, के फिर धीमे धीमे प्लाक बना, ये प्लाक बन गया, डायमीटर नैरो हो गया, ठीक है, डायमीटर नैरो हो गया, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो तेज हो गया। अब ब्लड का फ्लो तेज होगा तो ब्लड जब भी निकलता है इस प्लाक से तो वो इस प्लाक से रेजिस्टेंस का सामना करता है। प्लाक उससे ब्लड के चूंकि डायमीटर कम हो गया है तो ब्लड तेजी से प्लाक से टकराता हुआ निकलता है, तो कई बार टकराने पर
प्लाक रप्चर कर सकता है। जैसे ये प्लाक रप्चर किया तो बॉडी ने इसको ब्लीडिंग के समान समझा और यहां पे उसने बॉडी ने क्लॉट फॉर्म कर दिया, वहां पे बॉडी ने क्लॉट फॉर्म कर दिया। अब ये क्लॉट बन गया तो सप्लाई रुक गया। ठीक है, देखिए इमेज में देखिए आप, ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, देखिए प्लाक रप्चर किया तो क्लॉट बन गया यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप डॉक्टर हैं और आप देखो आप डॉक्टर हैं और आपके आसपास जो है वो कहीं पे भी कोई आसपास बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट सेटअप अवेलेबल नहीं है। समझ लीजिए कि आप एक रिमोट विलेज में, एक गांव में आप या छोटे से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आप डॉक्टर हैं और वहां पर जो है किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि आपको कार्डियक अटैक के, हार्ट अटैक के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो अब आप क्या करेंगे? आप सीधा रेफर नहीं कर देंगे, क्योंकि कारण ये कि उसने सफर के दौरान आधा घंटा पहुंचने में लगेगा, 1 घंटा पहुंचने में लगेगा, तो मरीज मर सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके पास पेशेंट आया, झट से आपने उसका ईसीजी लिया, ईसीजी में आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा एसटी एलिवेशन होगा, जो एसटी वेव है वो एलिवेटेड दिखाई पड़ेगी आपको, और आप इसी देख के समझ जाओगे कि इसके अंदर जो है वो कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक उसको हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ। इसी देख के आप ये भी समझ जाओगे कि ये किस इंफीरियर वॉल में हुआ है, ये किस हार्ट की किस वॉल में, किस हिस्से में हुआ है। अब आप क्या करोगे? आपका पहला कर्तव्य ये कि पेशेंट कम से कम जो है उसको अब उसको तो कार्डियोलॉजिस्ट को भेजना ही पड़ेगा। कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे तो वो कोरोनरी आर्टरी को जो है ब्लॉक को ठीक करेगा, वहां पे एक स्टंट डाल देगा वो। लेकिन आपको उस पेशेंट को बचाना है तो आप क्या करोगे? आप झट से पेशेंट को एडमिट करोगे और उसको थ्रोम्बोलाइज करोगे। आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस लिया, इंजेक्शन उसका आईवी आपने उसका इंजेक्शन लगा दिया, आपने उसको एक पर्टिकुलर स्पीड में इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें लगाया, आपने थ्रोम्बोलाइज किया। इससे क्या होगा कि जो भी प्लाक फॉर्म हुआ था वो प्लाक तुरंत हट जाएगा वहां से, वो जो ब्लड का क्लॉट था ना उसको थ्रोम्बोलाइज, उस ब्लड क्लॉट को हटा देगा तो वापस से ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा, पेशेंट जो है वो ठीक होने लगेगा। अब आपने पेशेंट को भेज दिया कि भाई लेके जाओ इसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, हार्ट का डॉक्टर क्या करेगा? वो उसमें एंजियोग्राफी करेगा, हाथ और पेट से दोनों से एक बारीक वायर अंदर डालेंगे और वो वायर थ्रू आर्टरीज हार्ट तक पहुंचेगा और पूरा हार्ट में जाके वो पूरा चेक करेंगे कि कहां पे ब्लॉकेज हुआ। जहां ब्लॉक होगा वहां पर एक आर्टिफिशियल पाइप डाल देंगे, उसको स्टंट बोलते हैं, वो डाल देंगे। अब कई लोग कहते हैं मुझसे, कई लोगों को मैंने देखा शिकायत करते कि सारे डॉक्टर के पास गए थे, हार्ट अटैक की कंडीशन थी, स्टंट डाला, 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया। पता है डॉक्टर ने लूट लिया, 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। लोग ये बात भूल जाते हैं। वो जो डॉक्टर है ना जिसने स्टंट डाला है, उसने एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, फिर वो कितना रिस्क ले रहा है? वो आपके पैर से, हाथ से एक आर्टरी में जो है वो सुटेबल आर्टरी में एक तार डाल रहा है, वो तार में कैमरा लगा हुआ है, उस तार में सेंसर लगा हुआ है, वो तार जो है बकायदा डाई को फॉलो करता हुआ तार कहां पहुंचेगा? आपके हार्ट तक पहुंचाएगा, वो तार को मशीन से हार्ट तक लेके जाएगा उसको, और वहां जाके वो आपकी जो पेशेंट है उसकी जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है उसको देखेगा, देखने के बाद उसको वहां पर जो है उसे क्लीन करेगा, वहां पर स्टंट डालेगा और फिर तार को वापस बाहर निकालेगा और प्रिवेंटिव मेडिसिन देगा। तो ये जो काम है ना, ये कितना भी सीख ले आदमी घर में नहीं कर सकता, इसके लिए आदमी को डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। तो स्टंट की कॉस्ट, अस्पताल, देखिए हर चीज, कुछ भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज का अपना एक कॉस्ट है। तो हो सकता है मेरी बात से कई लोग असहमत हो, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं आपसे कि कॉस्ट शुड बी ऑप्टिमम। कॉस्ट ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो जस्टिफाइड। अब कोई बोले कि 50 लाख रुपए में स्टंट डाला तो ये गलत है, अनजस्टिफाइड। लेकिन स्टंट का अपना एक कॉस्ट होगा, मशीन जो है वो करोड़ों रुपए का मशीन होता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट, उसका अपना मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। तो एवरीथिंग इज, अब कई लोग बोलते हैं भाई बायोमेंटर में किस चीज का कॉस्ट है? आप बेटा ये ऑफिस आप भी ऑन करते हो, यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के कंप्यूटर्स है, यहाँ के इंटरनेट है, यहाँ का टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग यू ऑन। तो वी हैव टू पे बिल बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज कैसे सिस्टम चलेगा? सेम विद द डॉक्टर्स की जो अस्पताल होते हैं ना, जिनको लोग कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ग्रांट मिलता है, सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, तब भी वो फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट अस्पताल को सब कुछ अपने दम पे करना पड़ता है और सरकार के टैक्सेस इतने दिखे कि 40 से 45% टैक्स भरना पड़ता है सब करके। आप क्या करेगा आदमी? तो इसीलिए कभी भी चीजों को एक एंगल से मत देखिए, चीजों को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर वेयर इन दैट पोजीशन, तो क्या ये चीज आप जो कह रहे हैं वो सही होता? ठीक है, चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं डॉक्टर की समस्या को समझता हूं, तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आप भी एक दिन डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, कई लोगों की लाइफ सेव करेंगे। और मैं आपसे वही कहता हूं बेटा कि डॉक्टर बनने के बाद आपको जीवन के बारे में पहले सोचना है।
पैसा वैसा सब पीछे पीछे अपने आप आता है, उसकी लिए सोचना नहीं आपको, जो मैक्सिमम पॉसिबल। लेकिन मैंने वही कहा आपसे कि दी चैरिटी विद डिग्निटी तभी हो सकता है जब एक न्यूनतम कॉस्ट उसका आपको मिले, जिससे कि आपको चैरिटी बोझ ना लगे, तभी आप कर सकते हैं। चलिए, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे काम करेगा ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो प्लाज्मिनोजन के साथ मिलकर स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। प्लाज्मिन जो क्या करेगा, ये फाइब्रिन पर काम करेगा और फाइब्रिन को डिग्रेड करेगा और इससे ब्लड क्लॉट जो है वो हट जाएगा, कि उससे ब्लड क्लॉट जो है वो हट जाएगा। ये तरीका आज के। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है? वेरी वेरी आईएमपी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। इट इज मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको जो है, इसमें देखो इस एंजाइम को बनाने के लिए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस को जेनेटिकली हम मॉडिफाइड करते हैं ताकि हमारे को वही केमिकल मिले जो हमको चाहिए के। एंड इट इज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। के ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट जमा हो जाते हैं उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रकार से ब्लड वेसल को साफ करने वाला केमिकल है, ठीक है। तो जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक होता है, उनमें इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में सिंपल लिख दिया उन्होंने कि used as a clot buster to remove clot from the blood vessel of the patient which who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। तो मैंने बताया आपको कि हार्ट अटैक क्यों होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, ये बताया मैंने आपको, ठीक है ना। देखिए आपके द कार्डियोलॉजिस्ट ऑन वर्क, के वो अपना काम में लगे हुए हैं के। तो एक्चुअली में ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, इस तस्वीर के पीछे का डेडिकेशन समझिए आपके। ये मत देखिए आप कि ये तस्वीर जो है वो इसमें डॉक्टर काम कर रहा होगा तो एक डॉक्टर कितना कमा रहा होगा, दूसरा कितना कमा रहा होगा, वो पीछे पीछे जो जूनियर डॉक्टर दिख रही है वो कितना कमा रही होगी, नर्स कितना कमा रही होगी, के सी द लाइफ, सी द डेडिकेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम कोई मामूली काम नहीं है, जिंदगी बचाने वाला काम है। यदि वो स्टंट नहीं डलेगा, टाइम पे नहीं करेंगे तो व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है। और एक व्यक्ति का जीवन, आप कितना ही पैसा हो, एक व्यक्ति के जीवन को आप नहीं खरीद सकते इनके। यदि ऐसा होता तो हम सब लोग अपने प्रियजन जो हम जो खो गए हैं, कहीं बिछड़ गए हैं, उनको हम वापस जिंदा कर लेते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेडिकल इज नॉट ए प्रोफेशन जिसको हम आर्थिक वैल्यू पर तोले इसको, जिसके बारे में हम ये सोचें कि डॉक्टर, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा, कितना कमाऊंगा, कितने रुपए महीने मिलेगा। मेरा दोस्त एक इंजीनियरिंग में गया, उसको ये पैकेज मिला। मैं कहता हूं बेटा, जो पैकेज में गए हैं ना, वो ऐसे लोग थे जिनको आप हायर कर सकते थे, जिनसे आप सेवाएं ले सकते थे जब चाहता सेवा ले। डॉक्टर जो है वो मानवीयता, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। यहां पर आप किसी को देखो, ऐसे है ना, गुरु, जो सच्चा गुरु है उसको कभी भी आप उसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। गुरु दक्षिणा, उसको आप ऐसी कोई गुरु दक्षिणा नहीं बनी जैसे देख के आप ऋण चुका लें। माता पिता का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते हैं आप। अभी मेरे घर में जो है वो मेरे इन-लॉज आए हुए, छोटी बच्ची है, तो 3 महीने की बच्ची, तो चूंकि जहाँ से पर रहते हैं वो, वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ रहा है, तो वो बॉम्बे आ गए अभी बच्ची को लेकर, ताकि बच्ची बीमार ना पड़े। रात भर माता पिता जगते हैं, जरा बच्चे को तकलीफ होती है डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, रात भर कई बार नैपी चेंज करते हैं बच्चे को, कई बार खुद नहीं सोते, बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं। बड़े होके कभी ये बोल नहीं सकते माता पिता से, अरे पिताजी किया क्या तुमने हमारे लिए, मम्मी क्या किया है, कितना पैसा लोगी बताओ, लो, हाँ खत्म बात। ऐसा नहीं कर सकते आप, समझ गए। मतलब आपको जो है, आप माता पिता का ऋण, अपने गुरु का ऋण, यकीन मानिए नहीं चुका सकते आप। कुछ भी बन जाएंगे आप, नहीं चुका सकते आप। डॉक्टर जिसने आपकी लाइफ सेव की है, जिसने पेशेंट की लाइफ सेव की है, जब आपका जन्म हुआ था तो आप डॉक्टर के हाथों में थे, जब निमोनिया हुआ था तब डॉक्टर के हाथों में थे, गंभीर समय के समय डॉक्टर के हाथों में थे। तो कुछ पैसे से उसका मूल्य नहीं चुका सकते। इसलिए रिस्पेक्ट द मेडिकल प्रोफेशन। आप रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी को सही मैसेज देंगे, तो लोग उसको सही तरीके से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग, यहां पे एक ग्रुप ऐसा बन गया है जो डॉक्टर्स को ग्रीडी बतलाता है, गलत है। जो काम वो कर रहे हैं ना, आप 5 दिन उनकी जिंदगी जी के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए ये जो दिख रहा है तस्वीर जो है वो डेडिकेशन दिखा रही है कि देखो एक जान के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं लोग, अपनी पूरी जीवन भर की पढ़ाई लिखाई सबको इकट्ठा करके बेस्ट पॉसिबल कि बचना चाहिए पेशेंट, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है। एक दिन मुझे पूरा यकीन है बायोमेंटर से कमांडर एक दिन बड़े डॉक्टर बनेंगे, ऐसी तस्वीर उनके अखबारों में छपा करेंगी, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं हम ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट के बारे में।
आपको बता दूं मैं कि मनुष्य जो है उसमें ह्यूमंस में कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है कि तो उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन सबसे कॉमन होता है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि कई बार लिवर का ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है। तो जीवन बचाने के लिए ऐसे पेशेंट जो ब्रेन डेड हो चुके हैं, जिनके वाइटल ऑर्गन ठीक है लेकिन ब्रेन डेड हो गए किसी कारण से, किसी ट्रामा से, एक्सीडेंट से, किसी भी कारण से, तो उन पेशेंट के जो ऑर्गन अपने डोनेट करते हैं उन ऑर्गन को लेकर जो है वो उन लोगों को लगाया जाता है जिनके ऑर्गन काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हम देखें कि कितना कॉस्ट क्या पड़ता है इसका, तो आप देखेंगे कि इन जो है क्लियर कर दूं मैं, ऑर्गन डोनेशन का सबसे कम कॉस्ट जो ऑर्गन जो डोनेशन में ऑर्गन को जो है वो ऐसा डोनेशन नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलना चाहिए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सबसे कम कॉस्ट यदि किसी कंट्री में है तो वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। बाहर एब्रॉड तो वन कैन नॉट इमेजिन इट कि सोच भी आदमी, कई मेरे परिचित हैं जो इंग्लैंड से, अमेरिका से इलाज कराने के लिए इंडिया आते हैं क्योंकि वहां इलाज बड़ा महंगा है। यदि इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ तो इलाज बड़ा महंगा है, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन कि एक सीटी स्कैन जो इंडिया में 2500 रुपए में, 2500 रुपए में, 2000 रुपए में इंडिया में एक सीटी स्कैन होता है जिसको लोग महंगा कहते हैं, वही सीटी स्कैन यदि आप लंदन में कराएंगे, आप अमेरिका में किसी भी जगह पे कराएंगे, आप यूके में कहीं भी कराएंगे, तो कॉस्ट विल बी अराउंड 50,000 टू 1.25 लाख रुपए का, 50,000 से 1.25 लाख रुपए का होता है। एक एमआरआई जो इंडिया में 4 या 5,000 रुपए का होता है, वही एमआरआई आप यूएस में कराएंगे, आप यूके में कराएंगे तो वैल्यू उसकी लाख रुपए के आसपास बैठेगी, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट जो इंडिया में है उसकी तकरीबन कॉस्ट 22 से लेकर 30 लाख के आसपास होती है के, और जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में खर्चा करना पड़ता है उसमें। तो समझ लीजिए कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन 10 से 15,000 महीने का मेडिकेशन पूरी जिंदगी लेना पड़ता है उसको, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर 6 महीने तक जो है 25,000 रुपये महीने का खर्चा लगभग होता है इसमें, और जो रेसिपेंट है उसको देना पड़ता है जिसको हार्ट लगाया गया है, और तक तो इनिशियल खर्चा 22 से 30 लाख का होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा बैठता है 4 से 6 लाख बैठता है। ये सब नीट में नहीं आएगा यार, बता रहा हूं जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने जा रहे हो। फिर पोस्ट ऑपरेटिव कह रहे हैं 15,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है 6 महीने तक, और देन 10,000 रुपीज पर मंथ की मेडिसिन चलती है। अब ये जो पर मंथ की जो मेडिसिन है ये क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन 25 से 30 लाख का खर्चा आता है इसमें, और इसमें जो है वो 10 से 15,000 रुपए महीने की मेडिसिन चलती है। अब आप बोलोगे सर ये जो हर महीने जो मेडिसिन चल रही है इसकी कॉस्ट तो लगभग एक लग रही है हमको, 10,000 से 15,000, 10,000 से 15,000, मतलब ये कि कुछ तो है कॉमन इसके बीच में, यानी इनके बीच में कुछ तो कॉमन है। अब प्रश्न उठता है क्या कॉमन है। देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया है मतलब दूसरे का ऑर्गन एक व्यक्ति को लगाया गया है, दूसरे के ऑर्गन पर जो बायोकेमिकल मार्कर है, मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी में, हमारी हर लिविंग सेल के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, और वो फ्लैग बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन से और ग्लाइकोलिपिड से, जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एमएचसी कहते हैं। जिन लोगों ने साइटोलॉजी नहीं पढ़ा है ना, गलती कर रहे हैं आप। साइटोलॉजी चाबी है सबकी चीजों की, ठीक है, हर चीज को डिस्कस किया गया यहां पे। तो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं वे मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, वे सेल के अपने झंडे के समान होते हैं। हमारी बॉडी की हर सेल पर एक समान झंडा लगा हुआ है, मतलब फ्लैग लगा हुआ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को यह बतलाता है कि ये हमारी बॉडी की ही सेल है, इसको डैमेज नहीं करना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की सेल जो है वो सैनिकों के समान होती है, जहां भी कुछ फॉरेन का देखेंगे, बाहर का देखेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वो सेल पहचानेगी कैसे कि कौन सी सेल बॉडी की है, कौन सी बॉडी की नहीं है, क्योंकि हर सेल के पास एक फ्लैग लगा हुआ है, और वो फ्लैग जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ है। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोला। अब आपने क्या किया, ऐसे व्यक्ति की बॉडी में आपने एक किडनी को लिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। अब वो किडनी किसी और दूसरे व्यक्ति की थी, उस दूसरे व्यक्ति की किडनी पे दूसरे फ्लैग लगे होंगे, वही उसकी बॉडी अलग थी, आपकी बॉडी अलग है, व्यक्ति की बॉडी अलग, जो पेशेंट है उसकी बॉडी अलग है। अब क्या हुआ, वो फ्लैग अलग है। बॉडी का इम्यून सिस्टम बोलेगा यार सब ठीक है पर ये किडनी प्रॉब्लम है, जबकि वो समझ नहीं रहा है कि किडनी खराब हो गई थी इसलिए बाहर से किडनी लगाई है। यदि किडनी नहीं होगी तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। तुम किसको बचा रहे हो, यदि किडनी काम नहीं करेगी इम्यून सिस्टम तो व्यक्ति मर जाएगा। पर इम्यून सिस्टम तो सैनिक है, नहीं साहब ये किडनी हमारी नहीं है, हमने देखा था पहले किडनी ऐसी नहीं थी, अभी झंडा बदल गया इसका, हम तो मारेंगे। क्यों मारेंगे, नहीं हम तो मारेंगे। तो क्या तरीका, आप बोलोगे भैया सैनिकों को जरा कमजोर करो, इनसे बोलो कि यार दूर रहो जरा किडनी से, इतना पैसा खर्च कराया है, देखो कितना बड़ा बड़ा बिल है, ठीक है, किडनी लगवाया है मुश्किल से, और ये बोल रहे हैं मारेंगे।
ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अब क्या किया, अब इसके मतलब ये हुआ कि अब एक मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल करेंगे कि जो ऑर्गन रिजेक्शन की संभावनाओं को कम करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देख रहे हैं आप, आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो एक मेडिसिन है साइक्लोस्पोरिन ओरल सॉल्यूशन, ठीक है, साइक्लोफिल्मी, ठीक है। एंड दिस इज द मेडिसिन दैट जो कि बॉडी, ये और भी ब्रांड की आती है, तो एक तस्वीर लिया यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे बायोकॉन के आता है क्या सर, देखो तो ये साइक्लोस्पोरिन है, ये मेडिसिन क्या करेगा, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीकन करेगा, थोड़ा इनकी स्ट्रेंथ को कम करेगा, ताकि आपकी जो जिस व्यक्ति में ऑर्गन को लगाया गया उस व्यक्ति के ऑर्गन रिजेक्ट ना कर जाए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है, अरे सर ऐसे तो वो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। अरे भैया हम उसके लिए प्रिवेंटिव दूसरी मेडिसिन देंगे ना, उसको हम दूसरी मेडिसिन देंगे, उसके आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने की हम मेडिसिन देंगे, जो ऐसी इम्यूनिटी को जिससे कि जो टिश्यू रिजेक्शन ना हो, उसके अलावा हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे उसको के जो टिश्यू रिजेक्शन में काम ना करती हो, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इट्स ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के, प्रोड्यूस बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम IMPA, ये फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, ठीक है। तो ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट में लगाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। अब ये भी बात समझ में हमको समझ में आया कि साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है, क्या काम करता है। अब एक और बात सुनिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कोलेस्ट्रॉल, भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो अभी बताया था हार्ट के बारे में कि आर्टरी के अंदर प्लाक बनेगा तो प्लाक रप्चर कर सकता है, रप्चर करने से हार्ट अटैक हो सकता है के। तो अब पहला तो ये काम ये करना पड़ेगा कि भैया ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसे कम कैसे करें, तो इसके लिए मार्केट में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है के। और ये जो मेडिसिन है क्या करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है तो प्लाक के फॉर्मेशन को रोकती है, ये प्लाक के फॉर्मेशन को रोकती है, और जब प्लाक फॉर्म नहीं होगा तो हार्ट अटैक की संभावना भी काफी कम हो जाएंगी, ठीक है। और इन मेडिसिन को बोलते हैं स्टेटिन, क्या बोलते हैं इनको, स्टेटिन के। मार्केट में एटोरवा स्टेटिन, रोसुवा स्टेटिन, ठीक है, ठीक है, सिम्बा स्टेटिन, देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन, सब भाई बहन है आपस में के, एटोरवा स्टेटिन, रोसुवा स्टेटिन, सिम्बा स्टेटिन के, मतलब ओवरऑल जो मेडिसिन है वो स्टेटिन है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ठीक है। देखिए अब हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी दो तरह का होता है, हर बार कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है, हमारी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है LDL लो डेंसिटी लिपिड, एक होता है HDL हाई डेंसिटी लिपिड के। HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, इट्स गुड, ठीक है, एंड LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, इट्स बैड, ठीक है, ये बुरा होता है। तो जो स्टेटिन मेडिसिन होती है वो HDL के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती है और LDL का लेवल कम करती है, ओके, यानी बुरे को कमजोर करती है वो, जिससे कि हाँ कि प्लाक का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो स्टेटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिनस, IMP, वेरी वेरी IMP, नाम नहीं भूलना, मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आता है जनरली के। तो स्टेटिन जो है वो ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिनस से बनता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को ये कम करता है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है। कैसे काम करता है देखिए, स्टेटिन ड्रग जो है उसके काम करने का तरीका ये होता है कि ये क्या करता है बेटा, ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज के साथ में कॉम्पीट करता है, उसके साथ कॉम्पीट करता है, उस एंजाइम के लिए कॉम्पीट करता है और फाइनली ये कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोकता है। तो बेसिकली जो है HMG कोएंजाइम ए को मेवालोनेट में जो कन्वर्जन होता है वहां उसको वो कम करता है बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। तो इससे ओवरऑल क्या था, ओवरऑल से कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, ठीक है। ये पूरा चक्र याद नहीं करना आपको, है ना। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सीखा, हमने देखा कि माइक्रोब ने कई अद्भुत केमिकल दिए, कई एसिड दिए जो काम के आते हैं। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड था तो उससे विटामिन सी के सप्लीमेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर एसिटिक एसिड देखा हमने, सिट्रिक एसिड देखा हमने, ब्यूटारिक एसिड देखा हमने, यहाँ पे इट्राकॉनिक एसिड देखा हमने। फिर हमने आपसे कहा कि जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात किया। फिर हमने लाइपेस के बारे में, एमाइलेज के बारे में, प्रोटीएस के बारे में बात किया। हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में बात किया। हमने जो है साइक्लोस्पोरिन के बारे में बात किया। हमने बात किया किसके बारे में बेटा, हमने बात किया स्टेटिन के बारे में बात किया। तो ये सब जो है माइक्रोब से जुड़ा हुआ है। आप सोच देखिए कितना मल्टीपल यूज था इसका, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप कि माइक्रोब का इस्तेमाल जो है कैसे करते हैं हम, जो है वो सीवेज कंट्रोल में कैसे करते हैं, और माइक्रोब के दूसरे यूजर्स क्या है। तो देखो पूरा चैप्टर जो है इन्फॉर्मेटिव है, समझने का रटने का कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ गिनती के नाम है वो आपको दिमाग में रखने के। तो जो प्रोडक्ट है बेटा उसका और वेक्टर का नाम लिख के सामने दीवार पर लगा लेना, तो देखते रहोगे, एमसीक्यू लगाते रहोगे, कभी भूलोगे नहीं इसको। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.